नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के एक्शन के बाद अब ईडी ने ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी ने आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें 10 दिन की ईडी कस्टडी में भी भेज दिया गया है। ये गिरफ्तारी बंगाल के कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी है, जिसमें आईपैक की कंपनी में करोड़ों रुपए हवाला के जरिए ट्रांसफर होने का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बंगाल में कांग्रेस की 5 गारंटियां गिनाते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि टीएमसी बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है। भ्रष्टाचार में टीएमसी भी मोदी सरकार से पीछे नहीं है। तो कैसे ममता बनर्जी पर चारों तरफ से आरोप लग रहे हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ईडी के एक्शन से ममता बनर्जी की मुश्किलें कैसे बढ़ गई है? मुश्किलें ममता बनर्जी की स्थिति ये हो गई है कि अब जो सर्वेज आ रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे ये साफ साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 180 सीट के ऊपर लीड ली हुई है और ममता बनर्जी का आंकड़ा 100 से बहुत नीचे चला गया है। और ये इसलिए हो रहा है कि ममता बनर्जी ने कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया जिसका जनता के लिए कोई माने मतलब नहीं है, और ऊपर से ईडी के एक्शन से एक बार फिर बंगाल की जनता में ये मैसेज चला गया कि ममता बनर्जी अब कहते कि शक्तिहीन, दंतहीन, विषहीन हो चुकी है। क्योंकि कार्यक्रम तो ऐसा हुआ कि आईपैक के लोगों के ऊपर छापा पड़ा और 32 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। अब ये आईपैक वाले अपनी चमड़ी और दमड़ी बचाएंगे या फिर कैंपेन में दिमाग लगाएंगे, ये सबसे बड़ी उलझन। कुछ दिन पहले हम लोग कार्यक्रम में बताए थे कि अभी तक तो टीएमसी को ये मालूम ही नहीं है कि उनके कितने समर्थक किस कंस्टिट्यूंसी में, कितने वोट जो कटे हैं उसमें इनका कितना गया है। स्ट्रेटजी खाक बनाओगे? तो ये जो ईडी का जो छापा पड़ा है उससे 3 चीजें हो रही है। एक, आईपैक का जो 100% जो टाइम एंड एनर्जी और दिमाग वो इलेक्शन कैंपेन में लगना था, वो अपने आप को बचाने में लग रहा है। तो एक पहला प्रॉब्लम ममता के लिए ये। दूसरी समस्या कि आईपैक वालों के ऊपर जब इस तरह के आरोप और इस तरह के सबूत और इस तरह की खबरें आ रही कि 32 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आरोप ईडी पहले लगा रही थी कि ये जो है धंधा चल रहा है आईपैक के नाम पे, तो ये आईपैक की वजह से एक जो इमेज में जो डेंट पड़ेगा वो अलग। और तीसरा जो सबसे अहम है वो ये कि टीएमसी के अंदर एक बड़ा धड़ा है लोकल लीडर्स का, कार्यकर्ताओं का, इवन एमएलएस का, एमपीज का, जिनको ये लगता था कि ये आईपैक वाले जब से आए हैं उनको उनके हाथ से सारी शक्तियां ले ली गई है। सारी प्लानिंग, पार्टी में किसको टिकट मिलेगा, कैसे प्रचार होगा, कौन क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी और किसको कहां ठेका मिलेगा, किसको कहां, ये सारे फैसले जो पार्टी के लोग लिया करते थे, स्थानीय लीडर लिया करते थे, वो सब आईपैक अपने हाथ में ले लिया। तो टीएमसी के अंदर भी खुशियों की लहर दौड़ रही है कि अच्छा हुआ कि ये आईपैक जो है ऐन मौके पे बर्बाद हो रहा है। इनका क्या है, आज टीएमसी में है, कल वामपंथी में थे, अब फिर जब सरकार बदल जाएगी तो वो बीजेपी में आ जाएंगे। सर, ईडी के एक्शन से बंगाल चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर तो दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से आईपैक का पूरा नेटवर्क तोड़ा जा रहा है, और आईपैक मतलब ये हवाला ऑपरेटर। आईपैक केवल चुनावी रणनीति कैंपेन तैयार नहीं कर रहा था, बल्कि ये पूरे ऑफिस जो दिल्ली से बेंगलुरु तक, मुंबई तक और कोलकाता में, ये चारों तरफ जो अपनी कंपनियों का जाल बिछाए हुए है, और साथ ही सेल कंपनियों के साथ इसका अटैचमेंट है। विजय नायर का भी नाम आया है, जो
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ काम करते हुए शराब घोटाला करवाया, उसका भी नाम आईपैक के इन घोटालों से आया है कि कैसे हवाला ऑपरेटर से ये गोवा में भी पैसा भेजा और तृणमूल कांग्रेस के लिए ये पश्चिम बंगाल में भी कैश की व्यवस्था कर रहा है। तो अभी जो छापेमारी हुई, ममता बनर्जी ने सोचा या प्रशांत किशोर की ये रणनीति रही होगी कि बंगाल के लिए अलग टीम बना दो और बंगाल के लिए जो टीम होगी प्रतीक जैन को उसका मेन आदमी बना दो। अब प्रतीक जैन के नेतृत्व में आईपैक बंगाल में काम कर रही है तो ईडी की टीम प्रतीक जैन तक पहुंचेगी, उससे आगे नहीं पहुंचेगी और प्रतीक जैन के इर्द गिर्द घूमते रहेगा। लेकिन ममता बनर्जी के लिए स्ट्रेटजी बेंगलुरु में भी बैठकर बनाएगा ऋषिराज सिंह, ये उड़ीसा में बैठकर, झारखंड में बैठकर या फिर दूसरे स्टेट में बैठकर ये विनेश चंदेल बनाएगा। यानी कि डाटा का जो खेल है वो चलता रहेगा। आईपैक को अगर किसी अधिकारी को पकड़ना है ईडी को तो वो प्रतीक जैन की टीम से पकड़ेगा, लेकिन ईडी को समझ में आ गया कि प्रतीक जैन ही अकेले नहीं है, तो इसलिए प्रतीक जैन के जो छापेमारी हुई वहां से जो कुछ एविडेंस मिले उसके बाद ईडी ने सीधे बेंगलुरु में छापेमारी की, मुंबई में छापेमारी की, दिल्ली में छापेमारी की, ऋषिराज सिंह के ठिकानों पर छापे मारे गए। वहां से फिर कुछ सबूत ऐसे मिले जिसमें विनेश चंदेल फंसा हुआ था। ये जो ईस्टर्न एरिया देख रहा है आईपैक के लिए वो प्रतीक जैन से ज्यादा जुड़ा हुआ है और इसके हवाले से ही प्रतीक जैन है जो पैसा भेजता है, जो तृणमूल कांग्रेस के लिए कैश में डिलीवरी करता है। तो इसलिए ईडी की टीम एक्टिव थी, इनपुट मिला और विनेश चंदेल को ही गिरफ्तार कर लिया। अब समस्या ये हो रही है कि कैश का जो खेल खेल रहे थी ममता बनर्जी इन लोगों के हवाले से, क्योंकि उनको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है। वो जानती है कि इतने सालों से हम आईपैक को सारी रणनीति दे चुके हैं, ये विधायकों तक के लिए विधायक का किसका टिकट मिलेगा इसकी जिम्मेदारी भी आईपैक के पास है। विधायक कैंपेन कैसे करेगा उसके विधायक के ऑफिस में भी आईपैक की टीम के लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं कि अगर कोई कल यू टर्न ले लिया, अगर कोई कल कांग्रेस में, जैसे मौसम नूर ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो अगर कोई कल भारतीय जनता पार्टी में चला गया शुभेंदु अधिकारी की तरह तो सारी पोल पट्टी खोल देगा। इसलिए ऐसी टीम बनाकर रखो जो पॉलिटिक्स में नहीं है, यानी आईपैक की टीम, और इसलिए वो उनके भरोसे बैठी थी। और अब ईडी के छापे के बाद प्रतीक जैन अलग भागे फिर रहे हैं, उनको लग रहा है अगला नंबर मेरा आ जाएगा। प्रतीक जैन की पूरी टीम को कहा गया है अपने अपने मोबाइल से डाटा डिलीट कर दो, अगर तुम्हें पकड़ा गया तो तुम्हारे मोबाइल से डाटा निकलेगा और उसके बाद ये पूरा कैंपेन फेल हो जाएगा इनका, क्योंकि जब तुम्हारा मोबाइल सीज होगा तो उसकी रिकवरी फिर से नहीं हो पाएगी। तो जो स्थिति ममता बनर्जी के लिए बनी है कि ईडी छापों से एक तो परसेप्शन चेंज हो गया कि ममता बनर्जी के करप्शन का जो ये लोगों ने ढक कर रख दिया था कि नहीं कुछ नेता करप्ट है, ममता बनर्जी ईमानदार है, कांग्रेस करप्ट है, मनमोहन सिंह ईमानदार है, ये जो परसेप्शन इन लोगों ने बनाया है वो परसेप्शन टूट रहा है और पता चल रहा है ये पूरा का पूरा जो तृणमूल कांग्रेस के लिए कैश का कारोबार होता है, सारे घोटालों में जो तृणमूल कांग्रेस को पैसे मिलते हैं वो टीएमसी का नहीं है बल्कि ये सारे ममता बनर्जी का है। और सबसे करप्ट लीडर अगर इन सारों में है, सब लोगों में है, तो ममता बनर्जी है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि इस करप्ट सरकार को अब बाहर करने का समय आ चुका है। सर, कांग्रेस की गारंटी पर क्या भरोसा करेगी जनता? भाई कांग्रेस की गारंटी भी होती है, लोग भरोसा भी करेंगे, ये कैसे संभव है? आप बरसाती बादल की तरह चुनाव से पहले राहुल गांधी आज पहुंच गए वहां। भाई 1 साल से करना था ना। आप देखिए कि किस तरह की मेहनत जो है अमित शाह ने किया, किस तरह की मेहनत प्रधानमंत्री मोदी ने किया, किस तरह की मेहनत वहाँ की जो लोकल यूनिट है, वहाँ के लोकल लीडर है, वो तमाम लोगों के सवालों को उठाती रही। भाई जो कांग्रेस आरजी कर के दौरान भी आंदोलन नहीं कर सकी, इतना टोलाबाजी, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार संदेश खाली में जो हुआ, आपने देखा भाई कि राहुल गांधी संदेश खाली गए हों, वहाँ टीएमसी के लोग रात में हिंदू महिलाओं को घर से उठा करके ले आते टीएमसी के दफ्तर। इस तरीके से शोषण किया जा रहा था, बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी। कभी कांग्रेस पार्टी ने कोई एक शब्द भी उठाया? तो अब आप
लास्ट मोमेंट में जाकर के गारंटी दे रहे हो, तो भाई आपकी गारंटी कहाँ आपने अपनी गारंटी को पूरा किया? आपने कर्नाटक में, अब तो देखिए वहाँ पे अलग बवाल चल रहा है, वहाँ कब सरकार गिरेगी, और वो 40-40 लोग दिल्ली में आकर के बैठे हुए हैं। राहुल गांधी को पहले उसको निपटाना था। तो आपने कर्नाटक में जो वादे किए आप पूरा नहीं कर सके, आपने जो हिमाचल में वादे किए आप उसको पूरा नहीं कर सके, तेलंगाना में जो आपने वादा किया वो आप पूरा नहीं किया, आपने राजस्थान में जब किया था लोग झांसे में आकर के आपको वोट दे करके आपकी सरकार वहां बनवा दी, फिर भी आपने जो है वादा पूरा नहीं किया, इसलिए आपको वहां पे हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में भी वही हाल हुआ। तो राहुल गांधी की बातों के ऊपर हिंदुस्तान में कोई यकीन नहीं करता। आपकी 4 गारंटी जो है वो बेमानी है। लेकिन हाँ, आपने जिस तरीके से, वो याद कराना ज़रूरी है कि पिछली बार ममता बनर्जी की जीत को आपके आए थे 0, और आपने चुनाव नतीजों के बाद कह दिया कि ममता बनर्जी की जीत हमारी मॉरल विक्ट्री है। तो इस बार भी मॉरल विक्ट्री तक ही रही है। लेकिन एक फर्क जो है पिछले चुनाव और इस चुनाव में है कि जो कांग्रेस पार्टी ने 74 मुस्लिम उम्मीदवार जो उठाए हैं, ये ममता बनर्जी के लिए वो थोड़ा बहुत जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मतलब राहुल गांधी की बंगाल में एंट्री से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए, मुश्किल तो बढ़ रही है और ये ममता बनर्जी को महसूस हो रहा है। अगर समस्याएं थोड़ी भी नहीं होती, अगर पिछली बार के चुनाव की तरह राहुल गांधी कोलकाता के इर्द गिर्द जाकर 2 रैली करके आए होते, तो ऐसे में ममता बनर्जी इतनी परेशान नहीं होती कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर, जहां उनका चॉपर उतरना था, उस पूरे हेलीपैड का तोड़फोड़ मचा दिया। ये कांग्रेस का आरोप है और सारे फोटो वीडियो उसने जारी किया है कि देखिए, यहीं पर कुछ दिन पहले ममता बनर्जी आई थी अपने हेलीकॉप्टर से और यहीं पर रैली की थी मालदा में। लेकिन उसके बाद जब ये पता चला कि राहुल गांधी का चॉपर वहां उतरने वाला है, बगल में ही रायगंज में रैली होने वाली है, तो पहले तो इन लोगों ने वो सारे हेलीपैड को तोड़फोड़ कर दिया, वहां से ईंटें उखाड़ कर लेकर चले गए। ये टीएमसी के ऊपर आरोप है। और इसलिए राहुल गांधी की जो अपनी रणनीति अभी दिख रही है, या कांग्रेस को लगा कि ये भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, बीजेपी सेंट्रिक पॉलिटिक्स कितना दिन तक करते रहोगे, जैसे केजरीवाल के लिए दिल्ली में किया था। ये जो भ्रम टूटा है, ममता बनर्जी को इससे बौखलाहट हो रही है। इन लोगों ने फोकस किया मालदा को, पहली रैली मालदा में, क्योंकि मालदा में वो जो पूरा क्षेत्र है, अभी कांग्रेस धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रही है। पिछले लोकसभा में भी 1 सीट मिली इसी क्षेत्र से, ईसा खान चौधरी, गनी खान चौधरी का परिवार का वो भतीजा है। अभी मौसम नूर जो कांग्रेस ज्वाइन की टीएमसी के राज्यसभा को छोड़कर, वो भी गनी खान चौधरी का परिवार, यानी कि जो उनके परिवार के कई लोग, कुछ टीएमसी में, कुछ कांग्रेस में, इधर उधर वामपंथी पार्टियों में बिखरे थे, पूरा एकजुट हुआ। मुस्लिम वोट वहां पर है ज्यादा। तो ऐसे में मालदा में, उसके बाद इनकी रैली मुर्शिदाबाद में, बहरामपुर में, मुर्शिदाबाद के बाद उत्तरी दिनाजपुर में, इन सारे क्षेत्रों में जो राहुल गांधी की, प्रियंका वाड्रा की, इन लोगों की रैली रखी गई है कि जितने मुस्लिम इलाके हैं उसमें से जहां जहां हम पिछले लोकसभा चुनाव में दूसरे पायदान पर, पहले पायदान पर रहे थे, उन सब जगहों को फोकस करो। मुसलमान कंफ्यूज है इस बार मुसलमान कंफ्यूज है कि ममता बनर्जी को ही पूरा सपोर्ट करे या नहीं। तो इसलिए ममता तो परेशान है इस बात से कि राहुल गांधी पहले वाले राहुल गांधी नहीं रहे, ये ममता के मोह में पड़कर मोरल विक्ट्री वाले नहीं रहे, अब कुछ बदले नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इनको ये फर्क नहीं पड़ रहा कि बीजेपी जीत जाए या कोई और जीत जाए या ममता बनर्जी हार जाए। कांग्रेस का संगठन बेहतर करना है और कुछ सीटें लाकर अपनी इज्जत बचानी है, इसलिए राहुल गांधी की एक्टिविटी से ममता बनर्जी परेशान है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी और टीएमसी, ईडी, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोप के बीच ममता की मुश्किलें बंगाल चुनाव से पहले और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।